हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। आ जाइए क्लास में। शाम के बज रहे हैं 4। यहाँ पर हम डेली मिल रहे हैं और क्लासेस कर रहे हैं। आज की जो क्लास है ये बाल विकास की क्लास है और टॉपिक आपको दिख ही रहा है कि अधिगम के नियम है। अधिगम से जो वर्ड है वो आप अवगत है। मैंने बहुत सेक्शन अधिगम में अधिगम ही अधिगम हमने पढ़ा। अब कुछ बाल विकास में अधिगम के नियम हैं जिसकी जानकारी मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। आपको ध्यान से देखना है, समझना है। एक बात ये कहना चाहूँगी क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने ये सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ा तो इसका मतलब बाल विकास में आपने कुछ नहीं पढ़ा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी तक जितना आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वातावरण और वंशानुक्रम जो भी पढ़ते आए वो उतना बहुमूल्य नहीं, क्योंकि वो एक प्रकार से सामाजिक चीज़ें हैं जो हम समझते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। लेकिन ये जो अधिगम के नियम है ये वास्तविकता में बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे बाल विकास के लिए। सबसे कड़ी, इतनी महत्वपूर्ण कड़ी मैं आपको आज बताने चल रही हूँ, यही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नियम मैं आपको अब बताऊंगी और जो मैं अधिगम के सिद्धांत और नियम, ये दोनों टॉपिक्स में पूरी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो यूपी टेट में बहुत मात्रा में आती हैं। आप देखेंगे भर भर के प्रश्न आपको मिलते हैं। इस वजह से आपको हर एक चीज़ को ऐसा पढ़ने का प्रयास करिए कि डीएलएड में भी काम है और वहाँ एक पन दो काम के साथ पढ़े, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पर भी हेल्प करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह सकते हैं कि 101% इंपॉर्टेंट ये सारे चैप्टर्स अब होने वाले हैं जो बाल विकास में अब की क्लास में होगा। और इसमें हर नियम अलग है, इसको नियम को देने वाले प्रतिपादक अलग हैं। हर नियम में अलग अलग थ्योरी है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको धीरे धीरे करके। अब जो क्लासेस 1 2 3 4 दिन में होंगी, इतने फैबुलस क्लास में आपको बताऊंगी कि टॉपिक्स बहुत बढ़िया हैं। लेकिन आपको एकदम पेशेंस के साथ हर एक बात को क्लियर सुनना होगा, समझना होगा। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में पूछना होगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे इससे संबंधित जो है कुछ फिगर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँ। तो लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। ज्वाइन करिए टेलीग्राम को, नाम है शानी क्लासेस, ताकि आप वहाँ की भी न्यूज़ से अपडेटेड रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले। मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। आज जो टॉपिक है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, वो है अधिगम के नियम। चलिए देखते हैं। देखो, अधिगम क्या है ये आपको पता है। अधिगम की विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, ये आपको पता है। आज मैं मेन टॉपिक पर लेकर आपको यहाँ पर आई हूँ, जो कि मुझे अधिगम के नियम कितने हैं, अधिगम क्या है, अधिगम के नियम से क्या क्या बातें आती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी बाल विकास में अगर अधिगम के नियम से कोई बात आ रही है तो ये ध्यान रखिएगा कि अधिगम के आपको नियम की 2 कैटेगरी, अधिगम के नियम 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। और वो भी पहला नियम जो यहाँ पर आता है वो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से। तो कभी भी अगर प्रश्न बन रहा है कि अधिगम के नियम क्या है, तो तुरंत आपके दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि थॉर्नडाइक का जो सीखने का नियम है उससे बात हो रही है। मतलब अधिगम के नियम का मतलब है कि थॉर्नडाइक का जो नियम दिया गया है, ईएल थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है, इन्होंने जो सिद्धांत दिए, इन्होंने जो नियम दिए हैं उसकी बात कर रहा है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत अलग है, नियम अलग है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर बोल रही हूँ, एकदम ध्यान से सुनो कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम अलग हैं और सिद्धांत अलग हैं। तो अधिगम के नियम की जब बात होगी तो यानी कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम की बात हो रही है। अब आइए चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो अधिगम के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। पशु, पक्षी, पौधे, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, मानव है, सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। हाँ, सबका अपना कार्यक्रम होता है। उन्हीं कार्यक्रम के अनुसार वो सारे जितने भी पशु पक्षी हैं वो अपने कार्यक्रम को निभाते हैं और इसी प्रकार सीखने के कुछ नियम भी चलते हैं। अब पशु पक्षी हो, व्यक्ति हो, मनुष्य हो, सब अपने नियम के अनुसार सीखते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं। अब यहाँ पर मेन बात क्या है, वो ये है कि इसी सबको ध्यान में रखते हुए थॉर्नडाइक साहब ने अधिगम के सीखने के 2 नियम बनाए। एक मुख्य नियम बांट दिया और एक कैटेगरी गौण नियम की बांट दी। मुख्य नियम का मतलब प्राइमरी नियम होता है, गौण नियम का मतलब नीचे का नियम होता है। ठीक है, मतलब जो मेन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम की कैटेगरी बांट दी है। तो एक नियम उन्होंने बताया है मुख्य नियम, एक कैटेगरी उन्होंने बनाई है गौण नियम की। अभी मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, जो मुख्य नियम है ना, इसके 3 पार्ट है और इनके जानते हैं 5 पार्ट है। और ये 5 3 8 में 8 आपको आज बताऊँगी और ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जानने के इच्छुक हैं कि ये नियम आखिर है क्या। मुख्य नियम, थॉर्नडाइक का मुख्य नियम, थॉर्नडाइक का गौण नियम। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के कितने नियम है तो आप कहेंगे तो हम 3। थॉर्नडाइक के गौण नियम के कितने नियम तो आप कहेंगे 5। ये ध्यान रखिएगा मैंने क्या बात बताई।
अधिगम के सीखने के नियम, ध्यान रखना आपको कभी कभी प्रश्न बन जाएगा कि अधिगम के सीखने के मुख्य नियम बताइए। अब उसमें थॉर्नडाइक का नाम कभी कभी नहीं आता है, तो अधिगम के सीखने के नियम यही पूरे बाल विकास में यही एक नियम है और कोई नियम नहीं है। इसीलिए आपको प्रश्न बनेगा कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से क्या समझते हैं, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का वर्गीकरण बताइए, तब आप पूरी बात को बताएंगे। कभी कभी आपको ये भी बनता है कि सीखने के नियम क्या हैं, अधिगम के सीखने के नियम कौन कौन से हैं। प्रश्न आपको बन जाएगा कि अधिगम के सीखने के मुख्य नियम बताइए, तब आप 3 नियम इनके हैं वो बताएंगे। आपको कभी कभी प्रश्न बन जाएगा कि अधिगम के सीखने के गौण नियम बताइए, कितने हैं, तो आप लिखेंगे कि वहाँ 5 नियम हैं। अब ये 3 कौन है और ये 5 कौन है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ तक कुछ बात आपको क्लिक की कि क्या है, अधिगम के सीखने के नियम की बात करें या थॉर्नडाइक के सीखने के नियम की बात करें, दोनों एक ही है, दोनों से आप विचलित मत होइएगा, दोनों एक ही बातें हैं। क्लियर, करेक्ट, आगे आइए। अब बात करते हैं मुख्य नियम की। अधिगम के मुख्य नियम, ठीक है, मुख्य को बोलते हैं प्राइमरी, मेन, टॉप, चाहे जो कहिए। अधिगम के मुख्य नियम कितने हैं, अधिगम ने मुख्य नियम कितने बताए हैं, 3। कितना बताया है, 3। ये 3 आपको बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। या ये पूछ लेगा कि अधिगम के सीखने का नियम के प्रतिपादक कौन है, तब वहाँ पे आप नाम लिखेंगे थॉर्नडाइक का। हर तरीके के प्रश्न से प्रिपेयर रहिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 प्रश्न बता दिया। मुख्य नियम कितने हैं, 3। गौण नियम कितने हैं, 5। पहला मुख्य नियम है तत्परता का नियम। क्या है, तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम कहिए, परिणाम का नियम कहिए या संतोष का नियम कहिए। इनके ये परिणाम का नियम और संतोष का नियम इनके और नाम है, लेकिन आपको मेनली जो हर जगह देखने को मिलेगा आपकी किताबों में, सीरीज में, कहीं भी, तो वो आपको यही 3 दिखेगा, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, भूलिएगा नहीं इनके नाम। आपको कभी कभी 1 नंबर में सिर्फ इनके संख्या लिख के तीनों नाम लिखने को आ सकता है। बिल्कुल भी फ्रेंड्स किसी कीमत पर नहीं भूलना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एकदम काम डाउन होकर धैर्य के साथ सुनिए। तो ये मैंने आपको नियम बताए। अब ये नियम है क्या वो मैं आपको बताऊंगी। आइए इसी के साथ लाइक करना बिल्कुल ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एकदम धीरे धीरे से तो बोल रही हूँ कि आराम से सुनिए। जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उस पर बार बार फोकस करती हूँ कि आपके दिमाग में ये बात रहे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से चलिए। अब बात करते हैं तत्परता का नियम। तत्पर का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही तत्पर रहना, हर चीज़ को करने के लिए एकदम आगे आगे रहना, कार्य खुद तत्पर रहना किसी चीज़ को करने के लिए। तो तत्पर के नियम का मतलब है, जो कि बाल विकास में है, जब मैं या आप किसी भी काम को सीखने के लिए तैयार हैं, तत्पर है, रेडी है, एकदम फटाफट, एकदम गेटअप रेडी है हमारा, तो हम उसे शीघ्र से सीख लेते हैं। अगर जैसे मुझे कोई चीज़ करनी है, मुझे कोई चीज़ बनानी है, मुझे कोई काम करना है, या आपको कोई चीज़ सीखनी है, या आपको कोई काम करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप क्या सीखोगे, आप उस कार्य को करने के लिए ना एकदम तत्पर रहोगे। और जिस काम को आप करने के लिए तत्पर हो, फिर आप उसको दिन हो, रात हो, दोपहर हो, कभी भी हो, कैसे भी आप मैनेज करके कर, जैसे कि मैं, आप, मेरा ये पढ़ाने का जो तरीका है, मतलब ये मेरा ऑनलाइन नोट बनाना, कॉपी में ना लिखना, एकदम क्लियर सब कुछ दिखना, मेहनत करके करना, ये मेरा अपना पढ़ाने का पैशन है। तो मैं इस चीज़ के लिए अपने काम को भी करती हूँ, उसके बाद ये भी करती हूँ। तो इसके लिए क्या हूँ, मैं तत्पर हूँ। मैं कभी तो इसके लिए तत्पर थी कि नहीं मुझे करना है, तो मैं चीज़ कर रही हूँ। तो अब आपको भी कोई चीज़ पढ़नी है, आप टारगेट बना लो कि मैं आज हिंदी पूरा 2 दिन के अंदर पूरा हिंदी खत्म कर देंगे, 5 दिन के अंदर पूरा मैथ खत्म कर देंगे, 3 घंटे डेली मैथ लगाएंगे, करेंगे। तो तत्परता का नियम यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर मतलब है कि जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे बहुत शीघ्र सीख लेते हैं। जो काम अगर हम मन से कर रहे हैं तो उसको हम 5 दिन में सीख लेंगे, अगर उस काम को करने के लिए हम तत्पर नहीं है तो उसको हम 15 महीनों में सीखते हैं। तो वो हमारे मन के अंदर है या हमारे सीखने की इच्छा पे भी है कि हम उस कार्य को कितनी लगन के साथ सीखना चाहते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता क्या है। कोई समस्या आ रही है तो हम उसको मतलब सॉल्व करने के लिए रेडी है कि हाँ कैसी प्रॉब्लम आएगी हम झेल लेंगे, कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो वो तत्परता कहलाती है।
यदि बच्चे में गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है, जैसे जो लोग मैथ के सेक्शन को प्रश्न सॉल्व करते हैं, तो वो आप देखो मैथ बहुत लगाते हैं, तो तत्परता के कारण उनको उनकी अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को मैथ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो मैथ में खूब क्वेश्चंस लगाते हैं। इन कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट वो मैथ को ज़्यादा पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको बातें समझ में आई? आइए, जैसे यहाँ पर है कि जिस काम को करने में हमें आनंद आता है, संतोष आता है, या हम उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं, एकदम तत्पर रहते हैं, तो काम जल्दी जल्दी करते हैं, सीख जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम तैयार नहीं है, बच्चे को सीखने का कोई मज़ा नहीं आ रहा है, वो अनसेटिस्फाइड है, तो वो जो है उस चीज़ को करने में बहुत खींच जाता है, गुस्सा लगती है, नहीं करता। तो तत्पर का मतलब, तत्परता का नियम क्या क्या कहा? अधिगम मतलब सीखना, और तत्पर होकर सीखना। हम जो भी काम खुद से करना चाहते हैं, अगर वो हमारे मन में है, तो हम उसको किसी भी कीमत पर करने के लिए रेडी हैं, चाहे जो हो जाए। तो यही है तत्परता का नियम। अभी बच्चों पे भी लागू होता है, बड़ों पे भी लागू होता है, हर जगह लागू होता है। तो पहला नियम। आगे चलिए, अभ्यास का नियम। अभ्यास का मतलब आप जान रहे हैं, प्रैक्टिस, ठीक है, रियाज करना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इस नियम से मतलब ये है कि अभ्यास कुशल बनाता है। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी बार आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, चाहे डांस करना हो, खाना बनाना हो, नाचना हो, गाना हो, कूदना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, कोई काम करना हो, कुछ बनाना हो, आर्ट करना हो, कुछ खेलना हो, कुछ भी करना हो, एनीथिंग, आप अगर उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसमें परफेक्ट बन सकते हैं। मैंने 1000 बार बोला है कि 10 किताब पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ो। तो वो चीज़ की एक एक लाइन आपको इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एकदम बिलीव के साथ, फेथ के साथ एक इंसान के साथ टच में जाओ जो आपको जेन्युइन चीज़ें बताए। आप एकदम आपको पता है कि हम लोग बातों पे विश्वास करते हैं, तो उस चीज़ पे आपको पकड़ समझनी कि क्या बातें आपको कौन कितनी सही बता रहा है, जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ। तो यही बात है कि प्रैक्टिस आप जितनी करोगे, जितना आपको उस चीज़ को बार बार करने में, कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, तो आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आपको निखर के लास्ट में एकदम निपुणता के साथ आपको चीज़ें सिखा देगी। यदि हम किसी कार्य को अभ्यास करते हैं तो हमें सफलतापूर्वक सीख जाते हैं, हम एकदम सक्सेसफुल तरीके से उसको सीख जाते हैं और उसमें बहुत ही कुशल हो जाते हैं। हमारी वो एक स्किल बन जाती है। हम बिना अभ्यास के साइकिल पर चढ़ने में या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं। अगर हम बार बार साइकिल नहीं चलाना सीखेंगे तो हम कभी साइकिल नहीं सीख सकते, हम कभी खेल नहीं सकते, हम कभी कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हम बार बार खेलते हैं, उठते हैं, गिरते हैं और सीखते रहते हैं। यदि हम किसी सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते, सपोज करिए कि हमने कभी उसको सीखा था, कभी उसको किया था, लेकिन आज हम आगे चल गए हैं, तो हम साइकिल चलाना भूल जाएं, ठीक है, क्योंकि हमेशा हर इंसान साइकिल नहीं चलाता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी चीज़ें बदलती जाती है। अब ये थोड़ी है कि अब आप कार चलाने लगे तो आप साइकिल चलाना भूल जाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि उसको जाकर कोई चलाता नहीं, बट वो एक एन्जॉयमेंट की चीज़ हमें आती रहती है। तो ये चीज़ अभ्यास का नियम मेनली पढ़ाई पर लागू होता है कि यदि हम किसी कार्य को सीखे हुए हैं, उसका अभ्यास अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। अभ्यास से सीखना स्थायी होता है। अगर आप सीख रहे हो, बार बार अभ्यास कर रहे हो, तो जो भी आप सीख रहे हो वो परमानेंट हो जाएगा, फिर आपके दिमाग से नहीं जाएगा। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम, यानी कि क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस काम को बार बार उपयोग कर रहे हैं, तो थॉर्नडाइक ने इसको उपयोग का नियम कहा है। और बिना अभ्यास के विस्मृति का मतलब होता है भूल जाना। हम अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो उस चीज़ को भूल जाते हैं, जिसको थॉर्नडाइक ने अनुपयोग का नियम कहा है, लॉ ऑफ डिसयूज कहा है। लॉ ऑफ यूज़, जब हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं और बार बार अभ्यास करते हैं, हमें वो चीज़ प्रवीण हो जाती है, हम उसको सीख जाते हैं, हमें आ जाती है, तो वो लॉ ऑफ यूज़ होता है। अगर हम उसको भूल जाते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, तो वो अनुपयोग का नियम होता है, जो कि थॉर्नडाइक ने ही दिया है। तो अभी तक मैंने आपको 2 नियम सिर्फ बताए। आगे चलते हैं, तीसरा नियम देखते हैं। अगर बात समझ में आ रही है कि आज आपको सच में अच्छा टॉपिक मिल रहा है जो कि बाल विकास में है और ऐसी बातें कही गई हैं जो वास्तविकता में होती हैं, तो लाइक तो बनता है। सभी लोग बिना कहे ये कार्य फटाफट करिए, जितना हो सके उतना अपने कॉलेज, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग, जितना हो सके उतना शेयर करिए। जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर आप मेरे साथ बढ़ेंगे, कार्य बढ़ेंगे, मैं उतनी जल्दी आपके सामने आकर पढ़ाने का कार्य करूँगी और आपसे अंतोगत आपका 4th सेमेस्टर होते होते बहुत कुछ हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट और समर्थन रहेगा तभी ये चीज़ हो पाएगी, ठीक है। चलिए आइए, प्रभाव का नियम क्या पढ़ते हैं। प्रभाव का मतलब इफेक्ट पड़ना। प्रायः हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ में हमको प्रॉफिट होता है, जिस चीज़ में हमारे लिए मतलब
वर्थफुल होता है, जो मतलब जो चीज़ हमें काम की आए फ्रेंड, सिंपल सी बात है, जो हमें करने में भी अच्छा लगे और जो हमारे लिए आगे चलकर काम आए, बेनिफिट दे, उसको हम ज़रूर करते हैं, जिससे हमें सुख मिले, संतोष मिले। यदि हम किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम क्रिया दोहराते ही नहीं। कोई दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है या कोई और बाधा क्रिएट हो रही है, पैसे खर्च हो रहे, समय बर्बाद है, तो हम वो कार्य बंद कर देते हैं तत्काल। तो यही है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य को करने में संतोष मिलता है उससे हम उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ हो जाता है, और जिस कार्य में असंतोष होता है उससे यह संबंध कमजोर हो जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का मतलब है, अनुक्रिया का मतलब है कार्य को करना, तो कार्य से रिलेटेड जो उद्दीपन है, उद्दीपन का मतलब होता है प्रभाव। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका जो प्रभाव जनरेट हो रहा है, कोई काम आप कहीं गए, पढ़े लिखे या जो भी मन में चीज़ें आती हैं, जैसे आप कहीं डेमो लेने जाते हो, ठीक है, क्लास का, तो उसके बाद आप एक प्रभाव टीचर का क्या पड़ा आपके ऊपर, तो आप आके फीडबैक देते हो ना, तो वो अनुक्रिया जो है आपको उसके साथ एक अच्छा संबंध बना देती है। तो आप किसी भी कार्य का जो प्रभाव आपके ऊपर है, अगर वो अच्छा है, आपके ऊपर उसका बेनिफिट मिल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे प्रॉफिट होगा, हम करना चाहिए, तो आप उस कार्य को करते हैं। तो थॉर्नडाइक साहब के मुख्य नियम थे 3। एक था तत्परता का नियम, एक था अभ्यास का नियम और एक था प्रभाव का नियम। अभी तक मैंने 3 नियम से आपको मिलवाया। पहला नियम ये था जो बड़ा था, इसमें मतलब आपको क्या यहाँ तक समझ में आया? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। 3 बेसिक बेसिक बातें हैं जो नाम से ही क्लियर हो जाती हैं कि ये अंदर क्या होगा इसके। तत्परता का नियम का मतलब क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए बच्चा तत्पर रहे। अगर कोई बच्चा नाम जैसे जो है श्याम नाम का एक बच्चा है और किसी भी कार्य को करने के लिए वो तत्पर है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, वो उसको मज़ा आएगा और वो कार्य को करने लगेगा। तो ये है तत्परता का नियम। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप उसी को काम को करने को कहेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। जैसे अभी हम लोगों को एक ताना मारा जाता है, मैं सही बता रही हूँ, एक टॉन्ट मारा जाता है, पता है, जब पढ़ने को कहा जा रहा था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन हम लोग को भी बस इधर उधर के बहाने आते थे। अब लेकिन तब खेलने के लिए मनाही होती थी कि इतना, एक ही घंटे का 2 घंटे का टाइम, इतना ही खेलो। अब दिन भर आप खेलो न, कोई रोकने वाला नहीं, फैमिली फ्रेंड कोई भी रोकने वाला, इतना कोई नहीं है कि रोकेगा। लेकिन क्या आप खुद से अंदर से इच्छा हो रही है? इस लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि अब वो 4 घंटे 10 घंटे खेलने की इच्छा ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो यही चीज़ है ना कि अब हमको अपना पता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, कहाँ करना है। अब समाज, अब रीति रिवाज, धर्म, रिश्तेदार, नातेदार, इज्जत सम्मान समझ में आ रहा है हम लोग को। जब उस समय था तो कुछ नहीं आ रहा था, पढ़ते नहीं थे हम लोग। तो वही चीज़ है कि हम जिस कार्य को सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, उस चीज़ के लिए हमको फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती, हम सीख जाते हैं और कम समय में भी कर लेते हैं, समय की बचत होती है। अभ्यास के नियम की बात करते हैं तो कोई भी काम है, अभ्यास तो सभी करते हैं। जिसको पढ़ना है वो बार बार पढ़ता है, जिसको चोरी करना है बार बार चोरी करता है। क्यों? हम जैसे भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं भगवान हमारा अच्छा रिजल्ट आ जाए, ये हो जाए भगवान, ये हो जाए भगवान, भगवान वो हो जाए। भगवान भी बेचारे सोचते हैं कितना सुने हम ना, तो होता है, मेरे साथ तो होता है। तो हम लोग अपने भगवान को पूछते हैं ना, कहते हैं ना उनसे। तो चोर भी तो चोरी करने के ले जाता है कि भगवान थोड़ा हमारा लहा देना, उनके यहाँ ऐसे ऐसे हो जाना। वो कहता है कि नहीं भाई, उसके भी तो भगवान है, तो भगवान भी उसका लहा देते, चोरी वाले के भी तो लहाते हैं। क्यों रिलेटेड है? तो वही बात ये है कि अभ्यास से क्या होता है कि चोरी करने वाला चोरी करेगा, कार्य करने वाला कार्य करेगा, पढ़ने वाला पढ़ेगा, कुछ और जो कर रहा है वो करेगा। तो अभ्यास करने से उसका वो काम पक्का हो जाएगा और उसको वो आ जाएगा। हो सकता है कि उसको रोजी रोटी का सहारा भी बन जाए वो। यही है अभ्यास का नियम जो थॉर्नडाइक ने दिया है। बात थॉर्नडाइक की समझ में आ रही है ना कि क्या दिमाग लगाया है, सोचो। अब प्रभाव का नियम, जाहिर प्रभाव का मतलब होता है भैया ध्यान से सुन लो सभी लोग, प्रभाव को सीधी तौर पर बता रही आम भाषा में। पहले तो किताबी भाषा बताई जो आपको लिखनी होगी, और अब समझा रही हूँ जो आपके दिमाग में रहेगा। प्रभाव का नियम मतलब होता है छाप पड़ना। अगर आपके ऊपर किसी भी काम को करने के बाद अच्छी छवि आ रही है, आपके मन में अच्छी गुड फीलिंग्स आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं इसका प्रभाव हमको अच्छा पड़ेगा, आपका कोई दोस्त है खूब बढ़िया है, अच्छा है, आपसे पढ़ने में तेज़ है, तो आप उसके साथ रहना, क्योंकि उसकी संगत का प्रभाव आप पे पड़ता है। तो आप उसके बिहेव करने का, बात करने का, सोच का, नज़रिया का अपने ऊपर ले आने का प्रयास करते हो, अगर वो चीज़ अच्छी है तो प्रभाव का नियम ये छोटे बच्चे बड़े बच्चे सभी के ऊपर, बुढ़ों के ऊपर, सबके ऊपर लागू होता है। हमको जिस चीज़ में लगता है कि बेनिफिट होगा, अच्छा तरीका हमें करना चाहिए, हम उस काम को बड़े दिल लगा के अच्छे से करते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है हमारे ऊपर। तो हमको सीखने में कार्य को आसानी होती है और हम सीख जाते हैं। क्या कोई यहाँ पर अभी ऐसा है जो मेरी तीनों बातें किताब की भाषा और आम भाषा में ना समझ पाया हो? क्यों फ्रेंड्स? बहुत सिंपल शब्दों में एकदम सीधी बात, एकदम नपी झुकी बात बता दी कि एग्जैक्टली ये है क्या, ये कह रहा है आपसे। अब आप परेशान नहीं होगे, प्रॉमिस मी। कोई भी ऐसे प्रश्न आए, 100% तीनों नियम लिखने को आता है कि तीनों नियम लिख के आइए, सीरीज में उठाकर चेक कर लीजिएगा अगर मैंने गलत कहा हो तो।
ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं फटाफट। अब बात कर लेते हैं जो 5 नियम गौर नियम है, इसको सहायक नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है इनको जानते हैं। इनका भी ये लिखने को आता है कि सीखने के गौर नियम कितने हैं, तो 5 किसने दिया, थॉर्नडाइक साहब ने। कौन कौन से हैं मैं दिखा देती हूँ। देखिए पहला नियम है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम पहला याद कर लो अभी से। बहुअनुक्रिया का नियम दूसरा, आंशिक क्रिया का नियम तीसरा, अनुरूपता का नियम चौथा, संबंधित परिवर्तन का नियम पांचवा। अब ये 5 नियम क्या हैं मैं आपको बताऊंगी एक एक करके, आइए मेरे साथ। पहले बात कर लेते हैं मनोवृत्ति के नियम की। मनोवृत्ति का नियम बड़ा अच्छा नियम, बहुत छोटा छोटा नियम है इनका। इसको याद मैंने छोटा लिया है इसको क्योंकि आपको याद रहे। ये टीलेट में आता है, टेट में भरा है। इतना प्रश्न बनेगा, इतना प्रश्न बनेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। और वैसे भी आप जान रहे हो कि वैकेंसी आज कई सालों से नहीं आई हुई है, तो पेपर भी टफ बनेगा यूपी टेट का। इसीलिए पढ़िए, अब मेहनत करिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो शिद्दत के साथ, लगन के साथ करिए। ठीक है, मजाक में मत करिए फ्रेंड्स, आपकी ही काम की बात बता रही हूँ। चलो, मनोवृत्ति का नियम क्या है कि बच्चे अगर किसी कार्य को करने की मन में इच्छा होगी, बच्चा है उसको किसी भी कार्य को करने की अगर उसके मन में इच्छा है तो वह उसी कार्य को सीख पाएगा, अन्यथा नहीं सीख पाएगा। अगर आपके मनोवृत्ति में, उस आपके स्मृति पटल में, आपके दिमाग में, आपके मन में या उस कार्य को करने की इच्छा है तो आप उस कार्य को सीख जाएंगे। अगर आपके अंदर उस चीज़ को सीखने की इच्छा नहीं है तो आप अन्यथा समय को बर्बाद करेंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो मन से सीखने की यह जो प्रवृत्ति होती है इसको ही मनोवृत्ति कहा जाता है, और यह मनोवृत्ति का नियम है। तो क्या कोई प्रॉब्लम है, बहुत बेसिक सा नियम है। अगर हमारा मन कह रहा है, हमारे मन में बात आ रही है तो हम सीख जाएंगे, नहीं बात आएगी तो हम नहीं सीख सकते हैं। दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु मतलब ढेर सारा, मल्टीपल। अनुक्रिया का मतलब कार्य। तो देखो इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं, कोई भी नया काम करना हम स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, तब हमें उसके प्रति विभिन्न बहुत अलग अलग प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। कभी कुछ ये मिलाते हैं, वो डाट कुछ भी बहुत कार्य करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ अनुक्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसको हम बार बार करेंगे तो अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, और कुछ ऐसी होती है जो हमें पीछे घसीटती है, पीछे गिराती है, उनको हम छोड़ देते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। तो उन्हीं अनुक्रिया का चयन करते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति हमें सहायक होती है, और इसे ही सीखना कहते हैं। क्योंकि हमने बार बार प्रैक्टिस की, बार बार गलती की। जैसे चींटी को कभी दीवार पे चढ़ते देखा है, चढ़ती ही बेचारी थोड़ी दूर जाएगी, फिर गिरेगी, फिर जाएगी, फिर गिरेगी, फिर जाएगी, फिर गिरेगी, फिर जाएगी, फिर गिरेगी, लेकिन अंततः चींटी एक बार पहुंच जाती है। तो हम इसी तरीके से जब भी कोई बहु अनुक्रिया का मतलब क्या है कि कोई अपने गोल तक पहुंचने से, फ्रेंड्स हम लोग को अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो इतने अप डाउन्स आते हैं। कभी एक बार चलेंगे, फिर गिरेंगे, उठेंगे, जाएंगे, गिरेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ अनुक्रियाओं में जब कोई कार्य सीखते रहते हैं तो जिस कार्य को करने से हमें लगता है कि हम ये अनुक्रिया बार बार करेंगे तो अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, तो उन्हीं कार्य को बार बार करते हैं, और जिससे लगता है कि नहीं गलत हो रहा उसको हम छोड़ देते हैं। तो यही होता है सीखना, यानी कि गलतियों से सीखना, और गलती से जो सीखता है वो आगे चला जाता है। कक्ष में परिस्थिति के इस नियम के अनुसार बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसीलिए क्लासरूम में बच्चे को हर कार्य खुद करने के लिए, खुद से करेगा तो सीखेगा, गिरेगा, फिर सीखेगा। अगर उसे पका पकाया मिल जाएगा तो नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलिए। समझ में आ रही है बातें ना सभी को। चलिए तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। ये क्या है, थॉर्नडाइक का मानना है कि यदि बच्चों के सामने समस्या को छोटे भागों में विभाजित करके रखें तो एक एक भाग का समाधान किया जाए तो बच्चे पूरी समस्या को शीघ्रता से, सुगमता समझकर संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं। आंशिक का मतलब होता है छोटा सा खंड या हिस्सा या पार्ट। कह रहा है कि अगर एक बड़ा सा कोई दिक्कत है, ठीक है, बहुत मतलब जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम है या कोई भी कार्य है और खूब बड़ा सा आप ले आके बच्चों के ऊपर पटक दो, एकदम लो करो इसको, ठीक है, एकदम बच्चे चिल्ला जाएंगे, उसको गुस्सा इतनी लगेगी कि कुछ कहने को नहीं। अगर उसको छोटी सी समस्या है उसको खूब बड़ा बना दो, खूब बड़ा बना दो, ठीक है, और बेमतलब का समय खराब करोगी। थॉर्नडाइक ने बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों के सामने उसको छोटा छोटा करके ले आओ, छोटा छोटा करके ले आओ। तो क्या होगा कि बच्चा हर एक पहलू को समझ जाएगा, और समझने के बाद उसको सीख भी लेगा, और सुगमता से समझकर उसके कार्य को पूरा करके जो समस्या आ रही है, बड़ी सी समस्या को आसानी से सॉल्व कर देगा। जैसे फ्रेंड्स, एक घड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप देखे थे कि नहीं? तो वही चीज़ आप ध्यान रखो कि कोई भी बड़ी समस्या हो, अगर आप उसके एक एक पहलुओं को पकड़ने का प्रयास करोगे, पहले छोटी सी मिस्टेक कहाँ से हो रही है उसको खोजने का प्रयास करोगे, तो आप धीरे धीरे जो बड़ी वाली मिस्टेक है वहाँ तक पहुँच जाओगे और सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।
तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी। जैसे आपके घर से कभी घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है, ठीक, फॉल्ट हो रही है, तो सबसे पहले जो घर की मेन पावर सप्लाई होती है हम वहाँ भागते हैं, वहाँ भाग के उसको गिराते हैं पहले, क्योंकि करंट मारने का, घर में करंट फैलने की डर रहती है, खतरा है सब परिवार के लिए। तो हम पहले मेन स्विच को ऑफ करते हैं, फिर हम मेन स्विच जहाँ से स्टार्ट हुई है जो चीज़ें वहाँ से पकड़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये फ्लक्चुएटिंग हुई कहाँ से। तो वही चीज़ है कि कोई बड़ी समस्या को छोटे छोटे खंड में करके दे दो तो। और एक बढ़िया आपको बताऊं, अरे फ्रेंड्स, एक रोटी है, सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी सी गोल गोल सी रोटी होती, तो क्या मम्मी जब देती तो पूरी रोटी उठा के खा लेते हो क्या? नहीं खा पाते हो ना। अब ऐसे पूरी रोटी अगर कोई निगल जाएगा, ठीक है, वो हम लोग गाय भैंस जानवर तो है नहीं, इंसान है, तो छोटा छोटा टुकड़ा करके खाते हैं तो वो रोटी पच जाती है ना, पेट में चल के खुल जाती है ना। अब यही बड़ा खा लो, अटक जाएगी, गले में दिक्कत हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? लील नहीं पाओगे, कोई नहीं लील पाएगा। चावल तो मान लो एक ढोका खा लो तो वो हो जाएगा, लेकिन रोटी कैसे करोगे पूरी रोटी? तो वही चीज़ है कि छोटी छोटी रोटी के टुकड़े खाओगे तो आ जाएगा। यही इतनी बात है, आपको इतना समझना है। इसीलिए बोला है कि जब भी पढ़ो बाल विकास शिक्षण अधिगम, जब भी पढ़ो हमेशा वास्तविकता के एग्जाम्पल को लेके चलो। मेरी गारंटी है कि कोई आपको भुलाएगा नहीं। मैंने जिनसे इन चीज़ों को पढ़ा है ना, उन्होंने मुझे इतना बिंदास पढ़ाया, इतना बिंदास बताया है कि उनके उदाहरण से ही मैं एकदम खुश हूँ। मुझे याद है, मैं टॉपिक कर ले जाती हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हैं। तो शिक्षक को भी चाहिए कि बच्चे के समक्ष समस्या को बड़ा ले आकर ना रखे, छोटा छोटा करके रखे, जिससे बच्चे समाधान को निकाल पाएँ और पूरे कार्य को कर पाएँ। आगे चलिए इसी के साथ। देखिए, मैं भी एकदम आसान आसान सारी चीज़ बताती हूँ आपको, ताकि आप पढ़ लो। बोलती हूँ डरो नहीं, पहले सारा पढ़ लो। देखो फ्रेंड, सिंपल सी बात है, सब पूरा पढ़ डालो, एकदम बराबर पढ़ लो, सारे टॉपिक से अवगत रहो, सारे टॉपिक से मिले रहो। आएगा तो उसमें दो ही ना, काहे इतना परेशान हो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, क्योंकि यहाँ नहीं आएगा तो टेट में आएगा। तो इसीलिए कह रही हूँ कि अभी वक्त है, पढ़ लो। चलो, अनुरूपता का नियम क्या है कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती, जब एक व्यक्ति है उसके सामने नई प्रॉब्लम आ रही, तो अपने पूर्व अनुभव और प्रयत्न के को वो स्मरण करता है, याद करता है कि ये समस्या पहले भी आई थी, तब हमने क्या किया था। तो हम अपने जो पूर्व एक्सपीरियंस होते हैं उसका इस्तेमाल करके समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब इससे, ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब इससे क्या होगा कि जब हम हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस हैं, जब हम जानते हैं कि हमने पास में कोई चीज़ हुई है, अगर हमने उसको पहले किया हुआ तो एक्सपीरियंस रहेगा, दोबारा वो समस्या आएगी तो हम वो चीज़ वहाँ पर लगा कर लेंगे। तो टीचर को भी क्लास में ऐसी स्थिति करनी चाहिए कि बच्चों को हौसला देना चाहिए कि वो अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करें, उनको याद करें कि पिछले उन्होंने क्या किया था, ताकि वो इस चीज़ को कर पाएँ। तो यही है अनुरूपता का नियम, यानी कि पुराना एक्सपीरियंस जो हमारा है उसको यूज़ करना। और फिफ्थ पढ़ते हैं, तो फिफ्थ पॉइंट है संबंधित परिवर्तन का नियम। इस नियम को साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। जो नियम के दूसरे नाम होते हैं उनको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम मेन नाम को याद करते हैं, बगल वाला भूल जाते हैं और पेपर बगल वाला ही पूछ लेता है, बाद में देखते हैं अरे ये तो वही नियम है। तो ऐसी गलती मत करना, जो गलती मैंने की हो मत करना, बहुत बार बोली हूँ, ठीक है, ध्यान रखो। इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसको करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपक के द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। इस क्रिया का स्वरूप वही होता है कि परिस्थिति में परिवर्तन होना। मतलब क्या कह रहा है, देखो, शिक्षा को कक्षा में अच्छी आदतों और सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए, ताकि छात्र उनका उपयोग करके परिस्थिति में भी कर सकें। देखो, कह रहा है कि यह नियम जो होता है साहचर्य परिवर्तन का नियम है। इस नियम का मतलब ये है कि अनुक्रिया जिसको करने की क्षमता, कोई ऐसा कार्य है जिसको करने की उसके अंदर क्षमता है, तो आपको उसको वो कार्य देना चाहिए कि वो सक्षम है उस कार्य को करने के लिए। तो उसे एक नए उद्दीपक के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कार्य है, वो करने की क्षमता है लेकिन अभी नहीं कर रहा। उद्दीपक का मतलब पता है क्या होता है? जैसे कोई लक्ष्य आपको दिख रहा है, कोई चीज़ है, जैसे उद्दीपक का मतलब कैसे आपको मैं बताऊँ, सुनो। जैसे आपके मन में अभी भूख नहीं लगी है, ठीक है, लेकिन अगर सामने पिज्ज़ा रखा हो, ठीक है, मैं थोड़ा फूडी हूँ तो खाने पे बताती हूँ एग्जाम्पल, तो वो क्या होता है कि मन में फिर वो पानी आ ही जाता है, ठीक है, आ ही जाता है। वो फुल्की रखी हो देखो, तो वो चीज़ मन में वाटरिंग हो ही जाती। तो जो अभी पानी नहीं आ रहा था मुंह में, ठीक है, काम कर रहे थे, लेकिन सामने अगर फुल्की की प्लेट दिख रही है तो मुंह में पानी कैसे आ गया, क्यों आ गया पानी? कभी रख के देखो जरा, समझ में आ जाएगा। तो वो जो मुंह में पानी आता है ना, तो फुल्की क्या है आपके लिए? उद्दीपक है। किसी बच्ची ने पूछा था कि मैम उद्दीपक क्या होता है, तो मतलब जिस चीज़ को हमको देख के हमारे मन में कुछ करने का मन आए, हिम्मत बने कि नहीं हमको वो चीज़ कर, तो यही चीज़ें होती है उद्दीपक। तो ये तो मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया, ऐसे कोई और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। तो वो उद्दीपन के द्वारा क्या होगा कि उस जो कार्य करने की क्षमता है बच्चे उसको, जैसे कि ये बच्चा था, कार्य कर रहा था, तो अनुक्रिया को करने के लिए आप इसे बहुत सारे उद्दीपक को सामने ले आते हो, जिससे वो क्या होता है
कि जब वो कार्य नहीं कर रहा था, सक्षम है काम करने लेकिन अभी वो कर नहीं रहा, तो आप उसके सामने ऐसे उद्दीपक को रखो कि वो अपने आप उठकर उस कार्य को करे। तो यही चीज़ है संबंधित परिवर्तन का नियम, कि उस कार्य को करवाने के लिए उससे संबंधित आप कुछ उसके दिखाओ या कुछ करो, या कह सकते हैं कि लालच भी देना एक प्रकार से, कि वो उस कार्य को उठकर करे खुद से। तो टीचर भी कभी कभी ऐसा कहते हैं ना कि अच्छा बेटा जो ये कार्य करेगा उसको हम एक चॉकलेट देंगे, एक टॉफ़ी देंगे, तो क्या वो चॉकलेट और टॉफ़ी क्या होगी, उद्दीपक होगी उस बच्चे के लिए, और उसी टॉकलेट और चॉकलेट को पाने के लिए बच्चा कार्य करने लगता है, क्योंकि वो क्षमता उसके अंदर कहता है, ये बात टीचर जानता है। तो यही हो गया संबंधित परिवर्तन का नियम, कि उस कार्य को करवाने के लिए टीचर ने कुछ नया चेंज किया और उससे बच्चा करने लगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें कि नहीं समझ में आ रही है? अब ये कुछ प्रश्न है जो मैं आपको एक दो करवा दे रही हूँ। ठीक है, देखो प्रश्न देख लो फिर ओवर करेंगे क्लास को। थॉर्नडाइक किस देश के निवासी थे, वैज्ञानिक थे? दूसरा जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, ये कहाँ के थे? ऐसे प्रश्न बनता है। तो थॉर्नडाइक साहब अमेरिका के थे, मत भूलना, आएगा प्रश्न। थॉर्नडाइक के सीखने के कितने नियम दिए? तो सीखने के मुख्य नियम देखो, ये देखो यही बोल रही थी कि थॉर्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम हैं, तो 3 हैं। वो 3 नियम कौन है जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर, ये फ्रेंड्स प्रश्न सिद्धांत हैं, आगे मैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत पढ़ाऊंगी तो उनके प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे, तो चूहे और बिल्ली पर। अभी तो मजा आएगा फ्रेंड्स, जब चूहे और बिल्ली की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इतना मस्त बताऊंगी, फाड़ू बताऊंगी ना कि कुछ भूलोगे नहीं, लेकिन आपको आना होगा, क्लास को अटेंड करना होगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है, तो बहुकारक सिद्धांत दिया है, ये बुद्धि वाला मैंने पढ़ाया है। ठीक है, बाकी जो ये प्रश्न है मैं आपको आगे चल के करवा दूंगी, क्योंकि ये सिद्धांत संबंधित है, अभी नहीं संबंधित है, पीडीएफ में था इसलिए दिखा दिया, लेकिन जब वो नियम पढ़ा देंगे तब वो करवा देंगे, ताकि आपको समझ में आएगा। आज ये क्लास मैंने काफ़ी अच्छी ली, अच्छे से सोच कर आई थी कि आपको बहुत बढ़िया बताऊंगी ताकि आप भूलो मत। तो मैंने तो आज तो बेस्ट से बेस्ट पढ़ाया है, बढ़िया क्लास ली है, देख रहे हो आप, आराम से 30 मिनट की क्लास हुई है, फुल क्लास पढ़ाई, बिना बात के अच्छे से पढ़ाया। सभी बच्चों को लाइक करके जाना है, फीडबैक देना है कि क्लास कैसी लगी, मज़ा आया या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।